विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रेशन शब्द से बना है, जो बाहर निकाला जाए, शरीर से जो चीज़ बाहर निकाल दिया जाए, वेस्ट मटेरियल जो शरीर से बाहर निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। उस मतलब उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन क्रिया। जो शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन क्रिया। और ये उत्सर्जन जो है, अब तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। तंत्र का मतलब होता है शरीर से कोई एक चीज़ नहीं उत्सर्जन का कार्य कर रही है, कई ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन का कार्य शरीर से करते हैं। तो जब एक समूह बन जाता है, उत्सर्जन के कार्य करने वाले अंगों का समूह जब बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। और जो उत्सर्जन करने वाला है उत्सर्जी अंग कहलाएगा, और जिस चीज़ का उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ क्लास में कोई बदमाशी कर रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो बाहर जो निकला वो क्या बन गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। वो क्या बन गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और मैंने बाहर निकाला तो मैं कौन सा हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया। मैं क्या हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया ना। और क्रिया क्या कहलाई? उत्सर्जी क्रिया कहलाई है। तो इस तरीके से शरीर के अंदर भी कुछ ऐसे हल्ला गुल्ला मचाने वाले लोग रहते हैं जिनको शरीर क्या कर देता है? बाहर कर देता है, उत्सर्जन के माध्यम से उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसलिए जो है उत्सर्जन क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल, ऐसे पदार्थ जो हानिकारक हो सकते हैं हमारे शरीर के लिए, अगर ज़्यादा समय तक शरीर में रह जाएं तो वो विष जहर का काम कर सकते हैं शरीर के अंदर। तो हमारे शरीर को ईश्वर ने ऐसी संरचना बनाई है कि उन पदार्थ को एक निश्चित समय बाद में बाहर समय समय पर निकाला जाता रहता है। तो इसीलिए एक सिस्टम बनता है उत्सर्जन तंत्र का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण हुआ है। तो ऐसे हमारे शरीर, मानव शरीर में ऐसे 5 अंग हैं जो क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन जाएगा कि मानव शरीर में कितने अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं? तो कितने अंग कहलाते हैं? 5 अंग कहलाते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा जो त्वचा ही है, शरीर के सबसे बाहरी आवरण जो दिखाई दे रही है, जिसको त्वचा बोलते हैं, स्किन जिसको बोलते हैं, यही क्या करता है? उत्सर्जन करता है। अब इसके उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में जो है त्वचा की 2 ग्रंथियां जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, एक तो आपकी जो है तेलीय ग्रंथि होती है, एक तेलीय ग्रंथि होती है जिससे क्या निकलता है? तेल निकलता है, जिसको सीबम कहते हैं। तेल भी निकलता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी नाक पे जो है रगड़ो तो यहाँ तेल सा दिखाई देता है ना, तो ये क्या है? सीबम है। ये क्या है? सीबम है। ठीक है, तो ये तेल जो नाक पे चिपका रहता है या माथे पे बहुत लोगों को काफ़ी जो है पसीने के साथ साथ में जो है चिकनाहट आ जाती है, तो ये सब क्या है? सीबम है। तो ये सीबम निकलता है। ठीक है, तो ये किससे? तेलीय ग्रंथि से। हमारे शरीर के किस ग्रंथि से निकलता है? तेलीय। और दूसरा जो है आपका श्वेत ग्रंथियाँ हैं। श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है। तो ये 2 ग्रंथियाँ हमारे शरीर से, अब ये पसीना क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। पसीना क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और जो सीबम है ये क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। तो प्रश्न आएगा सीधे सीधे 3-4 चीज़ों को दे देगा और उसमें कहेगा कौन सा जो है उत्सर्जी पदार्थ है। अब सीबम दे दिया तो आप सीबम कहोगे क्या चीज़ है? नहीं बता आ गई। सीकम पढ़े थे ना अभी। सीकम तो एक क्या है? छोटी बड़ी आंत का ये क्या है? भाग है। सीकम पढ़ाया था ना मैंने, सीकम और कोलोन। ठीक है, बताया ना, याद आया? तो सीकम वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ क्या है? सीबम। सीबम एक उत्सर्जी क्या है? पदार्थ है, जो तेल नुमा जो संरचना, मतलब तेल जो हमारे त्वचा पे चिपका रहता है, ये जो है सीबम कहलाता है। ठीक, और इसके अलावा पसीना। तो त्वचा हमारा जो है इन चीज़ों को क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा फेफड़ा, लंग्स भी हमारा जो है, लंग्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑक्सीजन को इनहेल करना और जो है CO2 को बाहर निकालना। तो ये सोचते हो हमारा नाक जो है, ये नाक थोड़े नहीं ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ये उसको जो है महत्वपूर्ण कारक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फेफड़ा है, लंग्स है। लंग्स ही तो इसके लिए जिम्मेदार है। लंग्स ही जो, और लंग्स में भी इसके नीचे लंग्स जिसके ऊपर टिका हुआ उसको डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, तो डायफ्राम की संरचना धनुष के आकार की होती है लगभग। वो त्वचा चढ़ाकर खड़ी रहती है, खींचती है, और जो है वो जैसे ही मतलब ऑक्सीजन आएगा तो वो अपने आप को जो है खींचेगा तो लंग्स जो है झटके से अंदर खींच लेगा ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जाता है, जितने भी वायुमंडलीय गैस हैं सब हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं। 78% क्या है? नाइट्रोजन है।
तो 78% उस मतलब उस गैस में 78% मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। 21% ऑक्सीजन की मात्रा। सारी गैस जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, ऐसा नहीं कि खाली ऑक्सीजन जाता हो, ठीक है। जब हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, अध्ययन करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर फेफड़ा जो होता है वो ऑक्सीजन के बाद में उसमें से बाकी जो महत्वपूर्ण गैस हैं उन सब चीज़ों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों में भेज देता है, और जो CO2 बनता है उस CO2 को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। CO2 भी एक तरीके का वेस्ट मटेरियल है, शरीर से उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। और CO2 के साथ साथ में हम लोग ठंडियों में देखा होगा आपने, हम लोग खेलते हैं ना, धुआं निकालते हैं मुँह से, निकालते नहीं है? तो वो ठंडियों में वो भी वाष्प निकलता है। क्या निकलता है? वाष्प निकलता है। तो वो भी एक तरीके से उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसके अलावा जो है बलगम वगैरह जम जाता है, किसी को जो खखार जमा हो गया, खांस मारते हैं, तो कौन निकालता है? फेफड़ा निकालता है। फेफड़ा ही तो अंदर से ताकत मारता है तो वो बाहर निकलता है ना। तो बलगम वगैरह हो गया, ये सब कौन निकालता है? फेफड़ा ही निकालता है। तो इस तरीके से जो है CO2, वाष्प और बलगम ये सब कौन निकालता है? फेफड़ा निकालता है। इसके अलावा बड़ी आंत मल निकालता है, जिसको काइल बोलते हैं। हमने भोजन के 2 रूप देखे थे। जो हमारे मुख में भोजन पचता है उसको बोलस बोलते हैं, ठीक है। और जो आंत में पहुंच जाता है, पचता है, उसको काइम बोलते हैं। और जब वो बड़ी आंत में आ जाता है और जो है रेक्टम में आ जाता है, मलाशय में आ जाता है, तो क्या कहलाता है? मल कहलाता है, या काइम बोलते हैं, काइल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? काइल। तो काइल का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? काइल का। बड़ी आंत जो है काइल का उत्सर्जन करता है। तो देखो ये सब वैज्ञानिक नाम है। वैसे सीधे सीधे हम लोग क्या कह देते हैं? टट्टी कह देते हैं, मल कह देते हैं, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक नाम क्या है? काइल है। तो काइल भी जानना जरूरी है। तो काइल को क्या करते हैं? बड़ी आंत क्या करता है? उत्सर्जन करता है, ठीक। तो ये भी एक उत्सर्जी अंग है, बड़ी आंत, जो हम लोग पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिए, ठीक है। फेफड़ा, त्वचा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जाएगा। जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम फेफड़े के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और संवेदी अंगों में हम लोग पढ़ेंगे त्वचा को, नाक, कान, गला ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ त्वचा का भी अध्ययन करेंगे, डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। और बड़ी आंत हम लोगों ने पढ़ लिया, पाचन तंत्र में अच्छी तरीके से पढ़ लिया। लीवर अभी नहीं पढ़े हैं। लीवर को हम लोग ग्रंथियों में जब पढ़ेंगे ना, ग्लैंड्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अध्ययन करेंगे। लीवर हमारा क्या करता है? जो एक बहुत खतरनाक पदार्थ हमारे शरीर में बनती है, अमोनिया, ठीक है। तो उस अमोनिया को यूरिया में बदलती है। लीवर का काम क्या है? अमोनिया को यूरिया में बदलना। हमने बताया था लीवर जो है 500 से अधिक कार्य करता है। अभी तो हमने एक उसका जो है बाइल जो बनाता है, पित्त जो बनाता है, सिर्फ वही अध्ययन किया है। अब ये जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो ये भी एक सहयोग, उत्सर्जन कार्य करने में सहयोग प्रदान करता है। ये क्या करता है? जो बहुत खतरनाक पदार्थ है अमोनिया, उसको किस में बदल देता है? यूरिया में। हालांकि यूरिया भी खतरनाक है, लेकिन यूरिया जो है अमोनिया से कम खतरनाक होता है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक अमोनिया शरीर के अंदर रहेगा तो विषाक्त बन जाएगा, हमारा शरीर जो है विष से जो है बन जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों को स्टेशन पे या बस अड्डे वगैरह के पास में, जब पहले, अब तो खैर जगह जगह जो है स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है, तो जो है इज्जत घर जैसे बनाए जा रहे हैं, शौचालय वगैरह ना। पहले क्या होते थे? जैसे बस से उतरे, ट्रेन से उतरे, दीवार के किनारे मार दिए। और दीवार आपने देखा होगा, दीवार तक जो है क्या हो जाती है? गिर जाती है। दीवार जो है उसके ईंटें गलने लगते हैं, खत्म होने लगते। तो कैसे? अमोनिया से। कैसे होते हैं वो? अमोनिया से। भाई यूरिया छोड़ रहे हैं, और यूरिया भी 5-6 घंटे बाद वो अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया भी बाद में वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनिया क्या करता है? इतना खतरनाक होता है अमोनिया। अब शरीर में ज़्यादा लंबा समय तक रहे तो सोच सकते हो क्या वो कर सकता है। तो हमारा यकृत बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। लीवर हमारा अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। और इसके अलावा जो है यकृत, वो वृक्क है, जिसको हम क्या बोलते हैं? किडनी। ये शरीर में किडनी के जो है 2 पार्ट होते हैं। किडनी कितनी होती है शरीर में? 2 होती हैं। तो वृक्क या किडनी, या फिर इसको गुर्दा भी कहते हैं, तो ये गुर्दा क्या करता है? रक्त से यूरिया को बाहर निकालता है। क्योंकि यूरिया एक वेस्ट मटेरियल है, जिसको रक्त से, ब्लड से बाहर निकालने का काम कौन करता है? यूरिया, वो किडनी। और किडनी बाहर निकाल करके उसको फिर जो है मूत्र नली के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 हमारे क्या हैं? उत्सर्जी अंग हैं। 5 उत्सर्जी अंग हैं: त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और किडनी, वृक्क या किडनी। ये 5 हमारे शरीर के क्या हैं? उत्सर्जी अंग हैं, जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे किसका? जो है इसका वृक्क का, किडनी का क्या जो है इसका मतलब स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना कैसी है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखो किडनी हमारा जो है, ये 2 किडनी होती हैं हमारे शरीर में। कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनी होती हैं, ठीक। एक इसको आप राइट किडनी कहे और ये लेफ्ट किडनी, ठीक। अगर एक किडनी
खराब भी हो जाती है तो दूसरी किडनी भी उतना ही काम करती है और शरीर इंसान जीवित रहता है, लंबे समय तक जिंदा रहता है। बस ये है कि दूसरी किडनी भी खराब ना होनी पाए तो आदमी जीवित रह सकता है लंबे समय तक। और जब दोनों ही किडनी खराब हो जाएंगी, और किडनी का काम क्या है, रक्त से जो है यूरिया को अलग करना, और यूरिया मिश्रित रक्त अगर हमारे शरीर में चला जाएगा तो जहर फैल जाएगा शरीर में। तो इसलिए रक्त से यूरिया को निकालने का काम किडनी करती है। और किडनी इसीलिए ईश्वर ने 2 बनाई है कि एक अगर चलते चलते खराब भी हो जाए तो दूसरी फिर काम करती रहेगी। तो इसलिए ईश्वर ने समझ बूझ करके 2 किडनी बनाई है। तो ये दोनों क्या है, किडनी है ये। अब देखो आपने वो खाया होगा, राजमा खाया होगा ना, राजमा के कलर का ही और राजमा जैसे ही आकार की किडनी होती है हमारे शरीर में। किडनी का आकार कैसा होता है, राजमा के तरीके से ही होता है। और इसका वजन लगभग 150 ग्राम का होता है। एक किडनी का वजन कितना होता है, लगभग 150 ग्राम का। 140-150 ग्राम का वजन का एक किडनी होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। और इस किडनी की जो है इसमें जो है सिराएं और धमनियाँ जुड़ी होती हैं जो रक्त को लाती हैं, रक्त को शुद्ध रक्त मतलब अनफिल्टर्ड रक्त को लेकर आती हैं और फिल्टर रक्त को लेकर जाती हैं, बाहर जाती हैं। तो सिराएं और धमनियाँ भी होती हैं जिसको जो है आर्टरीज बोलते हैं और वेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये इसमें कुछ संरचना होती है। और यहाँ से ये जो है आपका यूरेटर्स होता है, क्या होता है, यूरेटर्स होता है, ठीक है। मूत्रवाहिनी अर्थात जिस पर बैठ करके, वाहिनी मतलब वाहन को क्या कहते हैं, वाहिनी। जिस पर यूरिया बैठ करके जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। मूत्रवाहिनी ऐसे वाहन पे जिस पर यूरिया बैठ करके जाएगा, ठीक है। और वो यूरिया आकर के एक जगह इकट्ठा होगा, एक थैली में क्या होगा, इकट्ठा होगा, तो उसको यूरिनल ब्लैडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूरिनल ब्लैडर। बायोलॉजी अगर शर्म करके पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। बायोलॉजी क्योंकि अपना शरीर है, अपना अंग है, तो उसके बारे में समझना जरूरी है, ठीक है। तो खुल के बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये थैली में आकर के हमारा यूरिन जो है, हमारा जो यूरिन है, हमारी यूरिया है, वो क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो इस थैली को क्या कहते हैं, यूरिनल ब्लैडर कहते हैं, ठीक। हमने गाल ब्लैडर पढ़ा था। गाल ब्लैडर में क्या इकट्ठा होता है, पित्त इकट्ठा होता है। वहाँ पर कौन सा रस इकट्ठा होता है, पित्त। और यहाँ पर यूरिनल ब्लैडर में कौन सा रस इकट्ठा होता है, यूरिया इकट्ठा होता है, ठीक है। सीधे मूत्र यूरिया ही है। तो यूरिया यहाँ पर इकट्ठा होता है और इंसान 500 ग्राम के आसपास अर्थात आधा लीटर के आसपास जो है इसमें इकट्ठा कर सकता है। जब उससे ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर बनता है, हम जाते हैं बाहर, ठीक है। तो ये ब्लैडर में इतना भरता है और इस ब्लैडर में भरा रहेगा। जब जो है उसको निकालेंगे तो उस मार्ग को बोलते हैं यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं या यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा से होकर के बाहर निकल जाता है। ये यूरिया कहाँ से बना, रक्त से ही तो निकाला। किसने निकाला, किडनी ने निकाला। तो किडनी का महत्वपूर्ण कार्य समझ गए ना। तुम्हारे काम का यही चीज़ है, टिक लगाने के लिए आएगा परीक्षाओं में तो सिर्फ इतना ही पूछेगा कि जो है रक्त से यूरिया को अलग करने वाले अंग का नाम टिक लगा देगा, उसमें दे देगा, जो है फेफड़ा दे देगा और जो है आपका किडनी दे देगा और आपका जो है लीवर दे देगा। तो अब अगर पढ़े नहीं हो तो कन्फ्यूज लीवर लगा के आ जाओगे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ समझ गए हो कि पूरा सिस्टम समझ गए हो तो किसको लगा के आओगे फिर, ब्रेक को या किडनी को। किडनी याद रखो, ब्रेक छोड़ दो, किडनी सब सही है, ठीक है। तो इस तरीके से किडनी जो है, ये तो हमने बाहर से पढ़ लिया किडनी को। जो जैसे मैं खड़ा हो गया तो मेरे इस तरफ जो है राइट किडनी है, इस तरफ क्या है, लेफ्ट किडनी। और इसी तरफ हमारा क्या है, स्टोमक है, अमाशय है, ठीक है। तो अमाशय के नीचे ही राइट किडनी है। तो राइट किडनी थोड़ी सी दबी रहती है, थोड़ी सी नीचे दबी होती है और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ा सा ऊपर उठी होती है, ठीक। लेकिन दोनों किडनी का साइज बराबर होता है, सेम होता है और दोनों के वजन लगभग 140 ग्राम का होता है आसपास। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, जो है रक्त से यूरिया को अलग करना। रक्त को शुद्ध नहीं करता है, रक्त को शुद्ध नहीं करता है। रक्त शुद्ध कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन जाएगा, जब उसमें ऑक्सीजन का प्रवेश होता है तब रक्त वो शुद्ध माना जाता है। और वही ऑक्सीजन मिश्रित रक्त जो है हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को भेजता है, कौन, आरबीसी के साथ में परिवहन होता है, ठीक। वो सब हम लोग रुधिर संचरण में पढ़ेंगे तो वहाँ अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये किडनी का हमारा क्या हो गया, बाहर से जो है इसका नज़ारा हो गया। अब अंदर घुसते हैं, किडनी को काटते हैं, ठीक है। बीच से किडनी को क्या करते हैं, काटते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। किडनी को जब बीच से काटेंगे तो उसका स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये आंतरिक संरचना है किडनी की, क्या है, आंतरिक संरचना है। तो किडनी के बाहर एक जो है झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। जिसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। किडनी की बाहरी संरचना को पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किडनी का ये बाह्य भाग है, ये क्या है, बाहरी भाग है। झिल्ली के बाद में जो हिस्सा शुरू होता है, जो बाहरी भाग है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं,
कॉर्टेक्स। और किडनी के अंदर जो होता है वो मेडुला कहलाता है। एक मेडुला हमने कहाँ पढ़ा था? मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में था ना एक मेडुला, लेकिन यहाँ पर ये मेडुला अलग है। ये मेडुला किडनी में पाया जाता है। जो आंतरिक भाग, किडनी का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मेडुला। अब प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि मेडुला शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो दे देगा केवल मस्तिष्क में, केवल किडनी में, मस्तिष्क और किडनी दोनों में, और दोनों में नहीं तो किस पे टिक लगाओगे? दोनों में। और खाली मस्तिष्क पढ़ के गए होगे तो मस्तिष्क पे लगा कर चले जाओगे, इसलिए आधा ज्ञान जो है खतरनाक होता है, आधा ज्ञान खतरनाक होता है, तो पूरा पढ़ना चाहिए। तो मेडुला इसमें जो है आंतरिक भाग, किडनी का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। ठीक, अब इसी कॉर्टेक्स में, जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, हमारे शरीर में नेफ्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में, और किडनी के भी किस भाग में? कॉर्टेक्स में। ज़्यादा गहराई में नहीं पूछेगा, नेफ्रॉन पूछ लेगा कहाँ पाया जाता है, तो किडनी का ही, किडनी के कार्यात्मक, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। जिस तरीके से एक जीव की कार्यात्मक इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है, पढ़े थे ना। इसी तरीके से किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। इकाई का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब, जैसे दीवार है, अब दीवार कई इकाइयों से मिलकर के बनी, कई चीज़ों से मिलकर बनी है। तो दीवार में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे सीमेंट है, सरिया है, ठीक है, गिट्टी है, मोरंग है, जो है रेत है, बालू है, और इसके अलावा ईंटा है, ईंट है। तो ईंट इसकी एक क्या हो गई? इकाई हो गई, महत्वपूर्ण क्या हो गई? इकाई हो गई। तो इसी तरीके से हमारे किडनी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुख्य है वो क्या है? नेफ्रॉन है। हमारे किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। एक किडनी में करीब कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं? 10 लाख। अब ये नेफ्रॉन ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेफ्रॉन ही क्या कार्य करता है हमारे किडनी में? रक्त को किससे अलग करना? रक्त से यूरिया को अलग करना। तो ये कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो नेफ्रॉन शरीर के किस अंग में है? किडनी में है। यही तुम्हारे काम की चीज़ है, इसको ध्यान रखना। तो नेफ्रॉन हमारे, ये नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है। और ये जो पंखे नुमा संरचना है, ये क्या कहलाती है? मेडुला। ये पंखी नुमा संरचना है। अब ये सारी पंखुड़ियाँ मिल करके इधर से जो यहाँ से जो है अंदर से छना, हमारा रक्त गया अंदर से, क्या हुआ? अब ये देखो 2 पाइप गई हैं, एक रीनल आर्टरी है, एक जो है रीनल वेन है। ठीक है, इस तरफ से जो है आर्टरी से क्या हुआ? अशुद्ध रक्त गया अंदर, अशुद्ध रक्त अंदर गया, जो जिसमें से अभी यूरिया मिला हुआ है। और उसके बाद में रीनल वेन से जो है सही रक्त, शुद्ध रक्त बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया, और भेज दिया जो है उसको शरीर के अन्य हिस्सों की तरफ भेज दिया। और एक नली इस तरीके से आई है जिसको यूरेटस। अब यहाँ पर जो यूरिया निकला, भाई शुद्ध रक्त जो है ये वेन से निकल गया, रीनल वेन से, और जो यूरिया बन करके उसमें से निकला वो इस वाली पाइप से निकलेगा, जिसको यूरेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। मूत्रवाहिनी, मैंने बताया था, क्या हिंदी में बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। तो इससे जो है यूरिया निकलेगा। ठीक, और यहीं पर एक जो है ऐसे गुफानुमा, गड्ढेनुमा एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो इस संरचना को बोलते हैं रीनल हाइलम। क्या बोलते हैं? रीनल हाइलम। तो प्रश्न यहाँ से 1-2 बार आया है, हाइलम शरीर में कहाँ पाया जाता है? हाइलम कौन से भाग को कहते हैं शरीर के? तो किडनी में, किडनी का जो अंदर धसा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं? हाइलम। उसको क्या कहते हैं? हाइलम, क्योंकि इसकी संरचना इस तरीके से बनी हुई है। ठीक, तो इस तरीके से ये किडनी की क्या हो गई? आंतरिक संरचना हो गई। अब किडनी ने जो है क्या निकाला? यूरिया को निकाल दिया। अब यूरिया निकला, सीधे सीधे मूत्र कह सकते हो। तो मूत्र का संगठन क्या है? मूत्र में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं? तो 95% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। मूत्र में 95% जल पाया जाता है। और यूरिया का जो है कंट्रीब्यूशन 2.6% होता है। ये प्रश्न आते हैं जो है कि हमारे जो है यूरिन में कितना % जो है यूरिया पाया जाता है? 2.6%। और नमक की मात्रा, लवण की मात्रा 2% पाई जाती है। और यूरिक अम्ल भी पाया जाता है, यूरिक एसिड भी पाया जाता है, जो 0.3%, और 0.1% में अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। ये सब जोड़ लोगे तो 100% हो जाएगा। ठीक, और इसके अलावा हमारे यूरिया का जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान कितना है? 4.8 है। पीएच मान हमने पढ़ा था कि ये जो है एक 7 क्या है? जो है न्यूट्रल है, 7 उदासीन है या न्यूट्रल है। और इसके इधर आएंगे तो क्या होगा? अम्लीय होगा। इसके इधर आएंगे तो अम्लीय, और इसके इधर जाएंगे क्षारीय होगा। ठीक है, तो अब देख लो इसमें 4.8 किधर जा रहा है? इधर उदासीन से जो है अम्लीय की तरफ आ रहा है। तो अर्थात हमारा यूरिया जो है, हमारा पेशाब जो है वो क्या है? स्वभाव में अम्लीय है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है
कि हमारा जो यूरिन है उसका मतलब वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है? 4.8% है। और इसमें गंध उत्पन्न होती है, तो ये किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण। हमारे यूरिन में क्या पाया जाता है? अमोनिया पाया जाता है, तो अमोनिया के कारण ही गंध उत्पन्न होती है। कुछ लोगों को देखा होगा कि शरीर से अमोनिया बाहर निकलता रहता है, वैसे ही बदबू करते रहते हैं बहुत लोग जो है, क्योंकि उनके अंदर अमोनिया ज़्यादा बनता है और वो अमोनिया जो है शरीर की त्वचा से भी बाहर निकलने लगता है, महक आती रहती है। ठीक है, तो अभी उस बीमारी में पढ़ेंगे उसको। तो ये अमोनिया के कारण जो है हमारे यूरिन का जो है गंध रहता है। ठीक, और इसके अलावा हमारी यूरिन मोस्टली पीले कलर का दिखाई देता है। तो पीले कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें यूरोक्रोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरोक्रोम। और जो हमारा मल होता है वो पीला होता है, वो किस कारण होता है? मल बिल्रुबिन, कल पढ़ाया था ना मैंने, बिल्रुबिन के कारण। मल का रंग पीला क्यों होता है? बिल्रुबिन के कारण। और हमारे पेशाब का, हमारे मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। ठीक, ये सब प्रश्न आते हैं। तो जो है यूरिन का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। ठीक, तो ये तो इसका हो गया हमारे जो है यूरिन का संगठन, यूरिन का कंपोजिशन, क्या क्या यूरिन में जो है पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें हैं, मतलब इस उत्सर्जी कुछ मतलब अलग अलग तरीके से जीव उत्सर्जन करते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे हम लोग क्या उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात हम लोग स्तनधारी, हम लोग क्या हैं? स्तनधारी हैं। तो स्तनधारी में मनुष्य, अच्छा स्तनधारी सिर्फ महिला होती है कि पुरुष भी होता है? दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों को क्या कहा जाता है? स्तनधारी। यानी मानव, पूरी मानव जाति क्या है? स्तनधारी है। ठीक, और मानव जाति के अलावा पशु भी आते हैं स्तनधारी में। वही जो घरों में पालते हैं पशु हैं, ये सब क्या है? स्तनधारी ही हैं। सब अपने बच्चों को जो है दूध पिलाती हैं, तो सब स्तनधारी हैं। तो ऐसे जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, स्तनधारी किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। तो प्रश्न यहाँ से भी आ जाएगा कि स्तनधारी किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। तो उनको क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। यानी यूरियोटेलिक जो है किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। और ये कौन होते हैं? स्तनधारी, मानव और पशु। मानव और पशु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, इसके अलावा यूरिकोटेलर एक होता है, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक जो है यूरिक एसिड का जो है उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक एसिड का। तो ऐसे होते हैं पक्षी और जो है सरीसृप वगैरह, जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, सांप वगैरह, ये सब किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक एसिड का। तो इनको क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक के अंतर्गत आ जाएगा कि निम्न में से दे देगा, मानव दे देगा, और जो है आपका चीता दे देगा, गधा देगा, और आपका सांप दे देगा। फिर कहेगा इनमें से कौन जो है यूरिकोटेलिक प्राणी है, कौन यूरिकोटेलिक प्राणी है, ऐसे दे देगा। ठीक, तो कौन है? सांप है। और या फिर पक्षी हैं, जितने उड़ने वाले पक्षी हैं वो सब क्या है? यूरिकोटेलिक होते हैं। और इसके अलावा कुछ अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, पूरे सीधे सीधे अमोनिया ही बाहर निकाल देते हैं कुछ जीव जो है, जिसको अमोनोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। ऐसे मछली हैं और कीट पतंगे हैं, मछली और कीट पतंगे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा मकड़ी जो है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा था, मकड़ी जो है किस चीज़ का उत्सर्जन करती है? ग्वानीन का। किस चीज़ का उत्सर्जन करती है? ग्वानीन का। तो इसको ग्वानोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वानोटेलिक। तो क्योंकि ये ग्वानीन का उत्सर्जन करती है। किसका उत्सर्जन करती है? ग्वानीन का। तो मकड़ी वाला याद रखना, मकड़ी ग्वानीन का उत्सर्जन करती है, इसलिए इसको ग्वानोटेलिक बोलते हैं। और कुछ जो है किडनी से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, जैसे किडनी की पथरी हो जाती है ना, कहते हैं किडनी में, गुर्दा में पथरी है। ठीक है, तो गुर्दा की पथरी एक बीमारी है जो इसमें धीरे धीरे जो है जा करके स्टोन, यूरिक एसिड वगैरह इकट्ठा होता रहता है, जमा होता रहता है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट का बन जाता है, जो कि इकट्ठा होकर क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट सीधे सीधे पत्थर का निर्माण कर देता है। ठीक, तो पत्थर नुमा जो है संरचना, पत्थर नुमा जो है पदार्थ जो है धीरे धीरे किडनी में इकट्ठी होती रहती है, जिसको किडनी की पथरी बोलते हैं। ठीक, तो किडनी की पथरी जो है उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो किडनी में पथरी बनती है वो किसकी निर्मित होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है ये किडनी की पथरी। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर अमोनिया का ज़्यादा जो है, अमोनिया ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, तो ऐसी बीमारी होती है यूरानिया। ऐसी बीमारी को कहते हैं यूरानिया। यूरानिया बीमारी किससे संबंधित है? जिसके अंदर अमोनिया का ज़्यादा उत्पादन होने लगे।
इसीलिए ऐसे आदमी जो बीमार होते हैं यूरानिया से, वो दूर से बदबू मारते हैं क्योंकि उनके अंदर ये अमोनिया ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो ऐसे मरीज को यूरानिया बीमारी कहते हैं। कौन सी बीमारी लग जाती है? यूरानिया। और कुछ लोग कभी कभी काम करते करते या किसी कारणवश जो है किडनी खराब हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो एक किडनी खराब होगी तो दूसरे से काम चलता रहता है। जब दोनों खराब हो जाती है तो किडनी फेलियर हो जाता है, फिर आदमी बचेगा नहीं, मरना है मरना है। फिर उसका क्या होता है? ट्रांसप्लांट होता है। अपने सगे संबंधी, भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार किसी से एक किडनी ट्रांसप्लांट कराकर लगवाया जाता है। ऐसे आसपास देखे होंगे काफ़ी मरीज ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर एक किडनी पे वो जीवित रहेंगे और दूसरी किडनी पे उनका साथी सहयोगी जीवित रहेगा। चलते रहते हैं, नॉर्मल जीवन आदमी जी जाता है मोस्टली। लेकिन क्यों ऐसी नौबत आने दें? इस बीमारी को समझ लो जो है कि ऐसा भी हो सकता है, तो किडनी खराब ना हो, इसलिए ऐसे खान पान रखो। ऐसे जो है देखो, हर चीज़ खान पान के साथ साथ में अपने आपकी जो है मतलब इन्वायरमेंट, आपका शारीरिक इन्वायरमेंट, आपका इनर इन्वायरमेंट, आंतरिक वातावरण भी। आंतरिक वातावरण कैसा? बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट है दुनिया का, और उसी में हम जी रहे हैं, उसी में टेंशन है, तनाव है, ये सब सारी चीज़ें हम पैदा करते हैं ना शरीर के अंदर अपना। तो ये समझ लो कि जीवन हमको मिला है 50 साल 100 साल जितना भी जीना है, तो उसको चाहे आप दबाव में जियो, तनाव में जियो, चाहे हंसी खुशी जीते रहो। तो जब तनाव में जियोगे तो सब कुछ फेल होगा, शरीर के अंदर के सारे इंटरनल स्ट्रक्चर सब फेल होंगे। कारण क्या है कि जैसा हम मतलब सोचेंगे, जिस तरीके से सोचेंगे, तभी तो कहा था जैसा हम सोचते हैं वैसे बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के जो जितने भी शरीर के अंग हैं, वो सब जो हमारा ब्रेन है उनको वही आदेश देता है कि बंदा ये सोच रहा है, गलत सोच रहा है, कि कहीं आगे एक्सीडेंट ना हो जाए। तुरंत आदेश देगा शरीर के अंग को कि अब आगे जा कर के भिड़ाओ इसको। तो इसलिए ऐसा क्यों सोचो, पॉजिटिव सोचो, जिससे हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन तो हमारा वही सोचता है जो हम मतलब उससे सोचलवाना चाहते हैं, जो उससे कहलवाना चाहते हैं, वही ब्रेन हमारा सोचता समझता है। क्योंकि उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर तो ब्रेन हमारा वही आदेश देगा जैसा हम सोचेंगे। तो हम अच्छा सोचें, तो अच्छा सोचेंगे तो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स, अंग जो है काम करते रहेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। हेल्दी थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ नौबत ना आए। तो ये किडनी फेलियर होने में फिर क्या होता है, फिर इनको डायलिसिस पे ले जाया जाता है। जो इस प्रक्रिया को, ये तो प्राकृतिक डायलिसिस हो गया है। यूरिया को रक्त से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। लेकिन जब किडनी फेल हो गई, डायलिसिस हो ही नहीं रहा है और यूरिया हमारे शरीर रक्त में घुला हुआ है, और वो रक्त में यूरिया घुला हुआ शरीर के अगर जो है कोशिकाओं में चला गया तो जहर का काम करेगा और आदमी जीवित नहीं रहेगा। तो फिर इसीलिए आपने देखा होगा जिसकी दोनों किडनी फेल हो जाती हैं, फिर उनको जो है हफ्ते में या 2 दिन में 4 दिन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। और ऐसे मरीज जो है हम तो देखें कुछ छोटे बच्चे जो पैदा हुआ है 4 साल का है, उसे भी डायलिसिस पे ले जाया जाता है, बाहर मतलब हॉस्पिटल में डायलिसिस कराया जाता है। तो किडनी बचपन से फेल हो रही हैं। तो इस तरीके से जो है बीमारियां आती हैं। तो इसको जब बाहर से मतलब रक्त से यूरिया छान करके जब अंदर जो है रक्त प्रवेश करा जाता है तो ये कृत्रिम डायलिसिस कहलाता है। क्या? कृत्रिम डायलिसिस। तो दोनों किडनी अगर फेल हैं तो ये नौबत आएगी। या फिर किडनी जो है डैमेज हो गई, उस काम नहीं कर पा रही, बहुत कम मात्रा में काम कर रही, पूरी तरीके से जो है अलग नहीं कर पा रही, साफ नहीं कर पा रही रक्त को, मतलब उससे यूरिया को नहीं निकाल पा रही है, तो फिर हमको कृत्रिम साधन लेना पड़ता है। तो ऐसे नौबत ना आने पाए इसलिए जो, और ये बहुत महंगा इलाज होता है। ठीक है, ये बहुत महंगा इलाज होता है, सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग तो माँ बाप ऐसे हैं, गरीब बेचारों को पता ही नहीं चल पाता हमारे बच्चों को क्या हो गया है, और वो देखते देखते मर जाता है। ठीक, हमारे ही रिश्तेदारी में एक था जिसको ब्लड कैंसर हो गया था। वो लास्ट स्टेज में था, तब उसको जांच कराया गया कि ब्लड कैंसर है, 2 दिन बाद ही मर गया। तो ऐसी बीमारियां शरीर के अंदर बन जाती हैं बहुत सारी। कैंसर क्या है? कोशिकाओं का अनायास विभाजन होना शुरू हो जाए ना, किसी भी अंग की कोशिकाओं का क्या हो गया, एकदम अनियंत्रित तरीके से विभाजित होने लगती हैं, तो कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा जो है उत्सर्जन अंग था, उत्सर्जन तंत्र था, जिसमें हमने 5 अंगों को देखा। उत्सर्जन के कौन कौन से अंग थे? 5 अंग थे। त्वचा, फेफड़ा, लंग्स, हाँ बड़ी आँख, किडनी, लीवर, ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग हैं, जो 5 संख्या में है। कितनी संख्या में है? 5 संख्या में है। और स्तनधारी अर्थात मानव किस कैटेगरी में आता है? यूरिकोटेलिक में। किस में आता है? यूरियोटेलिक में। किस में? यूरियोटेलिक। और यूरिको में कौन आता है? कहाँ गया यूरिको? यूरिको में
पक्षी और सर्प आते हैं। हम लोग यूरियो में आते हैं, थोड़ा सा अंतर है, ये यूरियो है और ये क्या है, यूरिको। यूरिको का मतलब होगा यूरिक एसिड, यूरियो का मतलब होगा यूरिया, यूरियो का मतलब होगा यूरिया, और यूरिको का मतलब हो गया यूरिक एसिड। और अमोनो शब्द जो है अमोनिया से बना है, अमोनो शब्द किससे बना है, अमोनिया से, तो ये अमोनिया का उत्सर्जन होता है, ठीक। और ग्वानो, ग्वानिन, ग्वानो, ग्वानिन। तो इस तरीके से, और पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। आप जो है किसी पेड़ पे जो है एक वो मार दो, फरसा मार दो, या जो है काट दो चाकू से, फिर 2-4 दिन बाद देखोगे उसमें गोंद निकल आता है। क्या निकल आता है, गोंद। तो गोंद भी क्या है, पेड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। गोंद भी पेड़ का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि गोंद क्या है, पेड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ पसीना, सीबम, ठीक है, खेखार, मलगम, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, जिसको कौन निकालता है, फेफड़ा निकालता है। मलगम कौन निकालता है, फेफड़ा निकालता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है हमारे उत्सर्जी अंगों में, वो कौन सा है, किडनी। सबसे महत्वपूर्ण, अगर प्रश्न इन चारों में से कहे कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, तो कौन सा है, किडनी है, ठीक। तो किडनी, क्योंकि किडनी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा चैप्टर जो है एक ही लेक्चर में ख़त्म हो गया।